नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मैं आप सभी का मैं मेरे चैनल एप्स कॉर्नर में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम आपके अंतरा पाठ्य पुस्तक के जो अंतरा पाठ्य पुस्तक है उससे हम एक और रचना पढ़ने वाले हैं और ये रचना है श्रीकांत वर्मा की और रचना का शीर्षक है वो है हस्तक्षेप। तो चलिए सबसे पहले जो श्रीकांत वर्मा है उनका एक परिचय जान लेते हैं। वर्मा इनका जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा बिलासपुर में ही हुई। सन 1956 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। श्रमिक, कृति, दीनमान और वर्णिका आदि पत्रों से संबद्ध रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी पुरस्कार और शिखर सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें केरल का कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में समय और समाज की विसंगतियों एवं विद्रूपताओं के प्रति क्षोभ का स्वर प्रकट हुआ है। भटका मेघ, दीनारंभ, माया दर्पण, जल सागर और मगध उनके चर्चित काव्य संग्रह हैं। इन कविताओं से गुजरते हुए यह महसूस होता है कि कवि का अपने परिवेश और संघर्षरत मनुष्य से गहरा लगाव है। उसके आत्मगौरव और भविष्य को लेकर वे लगातार चिंतित हैं। उनमें यदि परंपरा का स्वीकार है तो उसे तोड़ने और बदलने की बेचैनी भी। प्रारंभ में उनकी कविताएं अपनी जमीन और ग्राम्य जीवन की गंध को अभिव्यक्त करती हैं, किंतु जलसा घर तक आते आते महानगरीय बोध का प्रक्षेपण करने लगती हैं या कहना चाहिए शहरीकृत मानवीयता के खिलाफ एक संवेदनात्मक बयान में हैं। इतना ही नहीं, इनके दायरे में शोषित, उत्पीड़ित और बर्बरता के आतंक में जीती पूरी की पूरी दुनिया सिमट आती है। उनकी कविताओं में अभिव्यक्त यथार्थ हमें अनेक स्तरों पर प्रभावित करता है। उनका अंतिम कविता संग्रह मगध तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उसके अंधकार में भविष्य को बहुत प्रभावी ढंग से रेखांकित करता है। उनकी प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण रचना है झाड़ी संवाद, जो कि एक कहानी संग्रह है। दूसरी बार, जो एक उपन्यास है। जीरह एक आलोचना है। अपोलो का रथ, ये एक यात्रा वृतांत है। फैसले का दिन अनुवाद है और 20वीं शताब्दी के अंधेरे में ये एक साक्षात्कार और वार्तालाप है। पाठ्य पुस्तक में जो कि आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो हस्तक्षेप करके जो शीर्षक से जो कविता है उसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं कि इसमें ये जो कविता है इसमें सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहाँ किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहाँ मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। तो ये तो था हमारे जो कवि हैं उनका एक परिचय। अब चलिए हम जो हमारी कविता है वो पढ़ते हैं। तो जो कविता है वो कुछ इस प्रकार से है और इसका शीर्षक, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये इसका शीर्षक है हस्तक्षेप। और कविता कुछ इस प्रकार से, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कविता का जो पहला भाग है उसमें कवि हैं वो उस तत्कालीन जो मगध साम्राज्य था उसके बारे में वो बात करते हैं। और ये मगध के उस समय की बात है जब मगध में प्रजातंत्र के बजाय राजतंत्र ने अपना स्थान ले लिया था। और जो राजा था वो निरंकुश होने के कारण वो वहाँ की जो जनता थी उससे काफ़ी परेशान थी और विद्रोह करना चाहती थी, पर वो मान कर बैठी थी कि अगर हमको किसी भी तरह का विद्रोह करते हैं तो जो निरंकुश राजा है, जो निरंकुश शासन तंत्र है, उसके सामने हमारी एक नहीं चलेगी और हम टिक नहीं पाएंगे। और इसीलिए बस वो इस बात से डरते थे कि हम कोई भी विरोध ना करें। और उनमें जो डर था, उनमें जो भय था, कुछ इस प्रकार से था कि वो एक कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कवि ने लिखा है कि लोग डर से छींकते भी नहीं थे कि कहीं उससे मगध की शांति भंग न हो जाए, क्योंकि उनके भीतर जो डर बैठा गया था निरंकुश शासन तंत्र उनके को लेकर कि वो उन्होंने कुछ ऐसा समझ रखा था कि मगध तभी तक जीवित है, मगध साम्राज्य तभी तक है जब तक कि वहाँ पर लोग शांति से हैं, जब तक कि लोग वहाँ पर किसी तरह के राजा के निरंकुश राजतंत्र जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो वही बात कविता के इस भाग में हमारे जो कवि हैं उन्होंने लिखी है। तो चले कविता की आगे की पंक्तियां पढ़। चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। कहता है कि जो उस समय प्रजा की जो स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से की थी कि सब कुछ देखते हुए भी, गलत होते हुए देखते हुए भी, और एक दूसरे के साथ बुरा होते हुए देख कर वो, या फिर उनके साथ भी खुद जब बुरा होता था वो
चीखते तक नहीं थे इस डर से कि कहीं जो मगध व्यवस्था है उसमें किसी तरह की दखल-अंदाज़ी ना पड़ जाए प्रजा की तरफ से। वरना वो जानते थे कि जो राजतंत्र है, जो निरंकुश राजा है, उसकी तरफ से जो प्रजा है उसके उसको एक कह सकते हैं कि प्रजा को एक भारी एक कीमत चुकानी पड़ेगी उस चीखने के बदले। तो शायद इसी डर से किसी तरह की चोट, किसी तरह की दखल-अंदाज़ी उसके जो निरंकुश राजा है उसके जितने भी प्रताड़ना थे उन सभी को वो सहते चले जाते थे, क्योंकि राजा ने कुछ ऐसा बना रखा था और वहाँ का राजतंत्र ने कुछ इस तरह से लोगों को वहाँ डरा रखा था कि उनके अनुसार अगर कोई भी विरोध करता है किसी भी तरह के जो कुरीतियाँ हैं उनके आगे उसके खिलाफ किसी तरह की आवाज़ उठाता है तो वो जो मगध की व्यवस्था है उसमें दखल पड़ जाएगी। और इसीलिए ये सोचकर लोग सोचते थे कि जो मगध की व्यवस्था है वो वैसे ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मगध में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। और अगर मगध में ये व्यवस्था नहीं रहेगी, अगर लोग चुप नहीं रहेंगे तो मगध साम्राज्य जो है वो उजड़ जाएगा। और फिर लोग क्या कहने लगेंगे, क्या कहेंगे। अब लोगों के मन में हमेशा एक कह सकते हैं उनके जहन में ये बात बैठ गई थी कि अगर हम किसी भी तरह का विरोध करते हैं तो जो मगध साम्राज्य है उसकी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी और अन्य लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें करने लगेंगे और फिर मगध साम्राज्य भी नहीं रहेगा। तो चलिए कविता का जो अगला भाग है वो कविता का अगला भाग है लोगों का क्या। लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को कोई को नहीं, कोई टोकता तक नहीं, इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। लोग आगे की पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि लोग कहते लोगों का क्या है। लोग तो हमेशा ही कहते हैं, अगर आप अच्छा करते हो तब भी कहते हैं, बुरा करते हो तब भी कहते हैं। तो तो लोग भी वहाँ के जो प्रजा है वो भी इस बात को मानती है कि मगध केवल अब कहने भर का मगध है, ये यहाँ और रहने लायक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तरह की गलती होते हुए एक दूसरे के साथ या खुद के साथ होते हुए उसका विरोध नहीं करता है, इस डर से कि कहीं एक बार अगर किसी ने विरोध किया तो और जो राजतंत्र है उसे इस प्रकार से दबा देती है कि अगर एक बार अगर विरोध को रोका नहीं गया तो वो बार बार एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा उसका विरोध करता चला जाएगा। और एक बार ये शुरू हो जाने पर जो ये हस्तक्षेप है वो रुक नहीं पाएगा। तो चलिए कुछ और पंक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे की जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार से। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतरा तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। तो कविता के ये जो अंतिम भाग है उसमें जो हमारे कवि एक तरह से ललकारते हुए कहते हैं कि मगध निवासियों चाहे तुम कितना भी चाहो, कितना भी बचना चाहो इस विरोध से और राजतंत्र में हस्तक्षेप करने से, लेकिन तुम बच नहीं सकते। क्योंकि अगर जब कोई नहीं करता तब एक नगर के बीच से जब गुजरता हुआ एक मुर्दा है वो लोगों से प्रश्न करता है कि तुम कब तक इस तरह से जियोगे, मैं तो मरने के बाद मरा हूँ लेकिन तुम लोग तो जिंदा लाश की तरह जी रहे हो। तो वो कहता है कि जब तुम लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो तो फिर एक मुर्दा आकर वो बीच में तुम लोग को एक ललकारते हुए बात कह रहे हो, तुम लोग पर कटाक्ष करता हुआ कि एक मुर्दा तक हस्तक्षेप कर सकता है, तो तुम सब तो जीवित प्राणी हो, फिर तुम सब क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हो। तो एक तरह से इस मुर्दे के जरिए उसके ज़रिए जो कवि हैं उन्होंने मगध की जनता को ललकारने की कोशिश की है कि एक मुर्दा जब अपने हस्तक्षेप करने की बात कह सकता है तो तुम जीवित लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये तो थी जो हमारी कविता है उसका वो पढ़ा हम लोगों ने। अब चलिए जो कविता का जो कुछ प्रश्न है, जो प्रश्न अभ्यास है आपके पाठ्य पुस्तक में वो हम करते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में जो आपके प्रश्न है उससे उसका हल निकालते हैं। तो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। तो मगध के माध्यम से कवि ने एक ऐसे राज्य के बारे में बताया जहाँ राजा निरंकुश है, राजा की निरंकुशता के डर से ही लोग सब कुछ देखते हुए भी मौन धारण किए हुए हैं, उनकी पूरी जिंदगी भय के साए में ही निकल जाती है। व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है, कविता को दृष्टि में रखते अपना मत दीजिए। इस प्रश्न में लिखी गई बात सही है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में अगर हर कोई हस्तक्षेप से बच रहा है तो वह न तो केवल खुद बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी ही दे रहा है। क्योंकि एक बार यदि राजा की निरंकुशता के सामने घुटने टेकने का अर्थ है आने वाले राजाओं के निरंकुशता को प्रथा बना देना, क्योंकि निरंकुश राजा ही की आज्ञा को मानने का मतलब है जिंदा होते हुए भी मुर्दे की तरह जीना। तो ये तो हुआ हमारा पहला और दूसरा प्रश्न। चलिए हम अगले स्लाइड में कुछ और प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न हमारा कि मगध निवासी किसी प्रकार के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं? तो मगध के निवासी राजा की निरंकुशता से इतने आतंकित हैं कि समाज और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों के से दिन प्रतिदिन विमुख होते जा रहे तथा शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप से डर रहे हैं। चौथा प्रश्न हमारा कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, के आधार पर मगध की स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, क्योंकि जिस मगध में पहले प्रजातंत्र था उसका स्थान अब राजतंत्र ने ले लिया है। राजा की निरंकुशता तथा क्रूरता ने लोगों को इस हद तक भयभीत कर दिया है कि लोग जिंदा लाश की तरह जीने को तैयार है, पर राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए कोई प्रयास तक नहीं करना चाहते। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुद्दे के हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है? प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। मुद्दे का हस्तक्षेप ये प्रश्न खड़ा करता है कि मनुष्य मरता क्यों है? ऐसा कवि ने कविता में लिखा है जो कविता की सार्थकता को सिद्ध करता है। मुद्दे के माध्यम से कवि ने तत्कालीन मगध के शासक वर्ग और वहां की जनता पर कटाक्ष किया। मानो वह जनता पर कटाक्ष कर कह रहा है कि मैं तो मरकर मुर्दा कहलाता हूँ या कहाता हूँ, परंतु तुम सब तो जीते जी ही मुर्दे की तरह ही जी रहे हो। कहीं ना कहीं लेखक ने मुर्दे के माध्यम से ही मगध की जनता को ललकारने की कोशिश की कि अब भी समय है, सचेत हो जाओ, वरना कल तुम और आगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी प्रकार मुर्दे में बदल जाएंगी। अगला प्रश्न है, मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि तत्कालीन शासक वर्ग ने मगध की जनता को कुछ इस प्रकार से डरा रखा है कि वो किसी भी प्रकार के विरोध को तैयार नहीं है। उन्होंने यह मान लिया है कि हमारे विरोध न करने से कम मगध का अस्तित्व तो है। जनता ने अपने मूर्खतापूर्ण आचरण को ही मगध में शांति का आधार मान लिया है। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है, स्पष्ट कीजिए। तो मगध के माध्यम से कवि ने एक ऐसे राज्य के बारे में बताया जहां राजा निरंकुश है। राजा की निरंकुशता के डर से ही लोग सब कुछ देखते हुए भी मौन धारण किए हुए होते हैं। उनकी पूरी जिंदगी भय के साए में ही निकल जाती है। मगध के निवासी राजा की निरंकुशता से इतने आतंकित हैं कि समाज और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों से दिन प्रतिदिन विमुख होते जा रहे हैं तथा शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप से डर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कवि ने एक मुर्दे द्वारा बीच चौराहे में ललकारे जाने की बात कही, जो मानो तत्कालीन प्रजातंत्र का विरोध प्रजातंत्र का प्रतिरोध करता हुआ लोगों को आभास करा रहा है कि माफ कीजिएगा, जो मानो तत्कालीन राजतंत्र का प्रतिरोध करता हुआ लोगों को आभास करा रहा है कि परिस्थिति इतनी बुरी हो गई है कि मुर्दा भी विरोध कर रहा है, अब तो कुछ करो। अगला और जो अंतिम प्रश्न है वो यह है कि निम्नलिखित लाक्षणिक प्रयोगों को स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है का कोई छींकता तक नहीं। इसका इसका इसको हम इस प्रकार से इस लाक्षणिक प्रयोग को स्पष्ट कर सकते हैं कि सभी लोग अत्याचार से पीड़ित है पर कोई छू तक नहीं करता। उसके बाद आगे है, और आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि आगे जो अगली जो लाइन है वो है कोई चीखता तक नहीं। तो इसका कुछ है कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शासक वर्ग से सताया जा रहा है परंतु दुख होने पर भी कुछ नहीं कह रहे। अंतिम है कोई टोकता तक नहीं। लोग तत्कालीन शासक वर्ग की शासन व्यवस्था की कमियों को देखते हुए किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो था हमारे जो प्रश्न वो हम लोगों ने किया। इसी आशा के साथ कि आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे चैनल एप्स कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम आपके अंतरा पाठ्य पुस्तक के जो अंतरा पाठ्य पुस्तक है उससे हम एक और रचना पढ़ने वाले हैं और ये रचना है श्रीकांत वर्मा की और रचना का शीर्षक है वो है हस्तक्षेप। तो चलिए सबसे पहले जो श्रीकांत वर्मा है उनका एक परिचय जान लेते हैं। वर्मा, इनका जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा बिलासपुर में ही हुई। सन 1956 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। श्रमिक, कृति, दीनमान और वर्णिका आदि पत्रों से संबद्ध रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी पुरस्कार और शिखर सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें केरल का कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में समय और समाज की विसंगतियों एवं विद्रूपताओं के प्रति क्षोभ का स्वर प्रकट हुआ है। भटका मेघ, दीनारंभ, माया दर्पण, जल सागर और मगध उनके चर्चित काव्य संग्रह है। इन कविताओं से गुजरते हुए यह महसूस होता है कि कवि का अपने परिवेश और संघर्षरत मनुष्य से गहरा लगाव है। उसके आत्मगौरव और भविष्य को लेकर वे लगातार चिंतित हैं। उनमें यदि परंपरा का स्वीकार है तो उसे तोड़ने और बदलने की बेचैनी भी। प्रारंभ में उनकी कविताएं अपने जमीन और ग्राम्य जीवन की गंध को अभिव्यक्त करती हैं, किंतु जलसा घर तक आते आते महानगरीय बोध का प्रक्षेपण करने लगती हैं या कहना चाहिए
शहरीकृत मानवीयता के खिलाफ एक संवेदनात्मक बयान में है। इतना ही नहीं, इनके दायरे में शोषित, उत्पीड़ित और बर्बरता के आतंक में जीती पूरी की पूरी दुनिया सिमट आती है। उनकी कविताओं में अभिव्यक्त यथार्थ हमें अनेक स्तरों पर प्रभावित करता है। उनका अंतिम कविता संग्रह मगध तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उसके अंधकार में भविष्य को बहुत प्रभावी ढंग से रेखांकित करता है। उनकी प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण रचना है झाड़ी संवाद, जो कि एक कहानी संग्रह है, दूसरी बार जो एक उपन्यास है, जीरह एक आलोचना है, अपोलो का रथ ये एक यात्रा वृतांत है, फैसले का दिन अनुवाद है और 20वीं शताब्दी के अंधेरे में ये एक साक्षात्कार और वार्तालाप है। पाठ्य पुस्तक में जो कि आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो हस्तक्षेप करके जो शीर्षक से जो कविता है उसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं कि इसमें ये जो कविता है इसमें सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहाँ किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहाँ मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। तो ये तो था हमारे जो कवि हैं उनका एक परिचय। अब चलिए हम जो हमारी कविता है वो पढ़ते हैं। तो जो कविता है वो कुछ इस प्रकार से है और इसका शीर्षक जैसा कि मैंने पहले बताया, ये इसका शीर्षक है हस्तक्षेप। और कविता कुछ इस प्रकार से, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, मगध है तो शांति है। कविता का जो पहला भाग है उसमें कवि हैं वो उस तत्कालीन जो मगध साम्राज्य था उसके बारे में वो बात करते हैं। और ये मगध के उस समय की बात है जब मगध में प्रजातंत्र के बजाय राजतंत्र ने अपना स्थान ले लिया था। और जो राजा था वो निरंकुश होने के कारण वो वहाँ की जो जनता थी उससे काफ़ी परेशान थी और विद्रोह करना चाहती थी, पर वो मान कर बैठी थी कि अगर हम कोई किसी भी तरह का विद्रोह करते हैं तो जो निरंकुश राजा है, जो निरंकुश शासन तंत्र है, उसके सामने हमारी एक नहीं चलेगी और हम टिक नहीं पाएंगे। और इसीलिए बस वो इस बात से डरते थे कि हम कोई भी विरोध ना करें। और उनमें जो डर था, उनमें जो भय था, कुछ इस प्रकार से था कि वो एक कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कवि ने लिखा है कि लोग डर से छींकते भी नहीं थे कि कहीं उससे मगध की शांति भंग न हो जाए, क्योंकि उनके भीतर जो डर बैठा गया था निरंकुश शासन तंत्र उनके को लेकर कि वो उन्होंने कुछ ऐसा समझ रखा था कि मगध में मगध तभी तक जीवित है, मगध साम्राज्य तभी तक है जब तक कि वहाँ पर लोग शांति से हैं, जब तक कि लोग वहाँ पर किसी तरह के राजा के निरंकुश राजतंत्र जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो वही बात कविता के इस भाग में हमारे जो कवि हैं उन्होंने लिखी है। तो चले कविता की आगे की पंक्तियां पढ़। चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए, मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। कहता है कि जो उस समय प्रजा की जो स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से की थी कि सब कुछ देखते हुए भी, गलत होते हुए देखते हुए भी और एक दूसरे के साथ बुरा होते हुए देख कर वो, या फिर उनके साथ भी खुद जब बुरा होता तब वो चीखते तक नहीं थे इस डर से कि कहीं जो मगध व्यवस्था है उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी न पड़ जाए प्रजा की तरफ से। वरना वो जानते थे कि जो राजतंत्र है, जो निरंकुश राजा है, उसकी तरफ से जो प्रजा है उसके उसको एक कह सकते हैं कि प्रजा को एक भारी एक कीमत चुकानी पड़ेगी उस चीखने के बदले। तो शायद इसी डर से किसी तरह की चोट, किसी तरह की दखलंदी उसके जो निरंकुश राजा है उसकी जितने भी प्रताड़ना थे उन सभी को वो सहते चले जाते थे, क्योंकि राजा ने कुछ ऐसा बना रखा था और वहाँ का राजतंत्र ने कुछ इस तरह से लोगों को वहाँ डरा रखा था कि उनके अनुसार अगर कोई भी विरोध करता है किसी भी तरह के जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ किसी तरह की आवाज़ उठाता है तो वो जो मगध की व्यवस्था है उसमें दखल पड़ जाएगी। और इसीलिए ये सोचकर लोग सोचते थे कि जो मगध की व्यवस्था है वो वैसे ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मगध में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। और अगर मगध में ये व्यवस्था नहीं रहेगी, अगर लोग चुप नहीं रहेंगे तो मगध साम्राज्य जो है वो उजड़ जाएगा और फिर लोग क्या कहने लगेंगे, क्या कहेंगे। अब लोगों के मन में हमेशा एक कह सकते हैं उनके जहन में ये बात बैठ गई थी कि अगर हम किसी भी तरह का विरोध करते हैं तो जो मगध साम्राज्य है उसकी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी और अन्य लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें करने लगेंगे और फिर मगध साम्राज्य भी नहीं रहेगा। तो चलिए कविता का जो अगला भाग है वो पढ़।
कविता का अगला भाग है लोगों का क्या। लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को कोई को नहीं, कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। लोग आगे की पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि लोग कहते लोगों का क्या है। लोग तो हमेशा ही कहते हैं, अगर आप अच्छा करते हो तब भी कहते हैं, बुरा करते हो तब भी कहते हैं। तो तो लोग भी वहाँ के जो प्रजा है वो भी इस बात को मानती है कि मगध केवल अब कहने भर का मगध है ये यहाँ, और रहने लायक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तरह की गलती होते हुए एक दूसरे के साथ या खुद के साथ होते हुए उसका विरोध नहीं करता है, इस डर से कि कहीं एक बार अगर किसी ने विरोध किया तो और जो राजतंत्र उसे इस प्रकार से दबा देती है कि अगर एक बार अगर विरोध को रोका नहीं गया तो वो बार बार एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा उसका विरोध करता चला जाएगा, और एक बार ये शुरू हो जाने पर जो ये हस्तक्षेप है वो रुक नहीं पाएगा। तो चलिए कुछ और पंक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे की जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार से, वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतरा तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। तो कविता के ये जो अंतिम भाग है उसमें जो हमारे कवि एक तरह से ललकारते हुए कहते हैं कि मगध निवासियों चाहे तुम कितना भी बचना चाहो इस विरोध से और राजतंत्र में हस्तक्षेप करने से, लेकिन तुम बच नहीं सकते, क्योंकि अगर जब कोई नहीं करता तब एक नगर के बीच से जब गुजरता हुआ एक मुर्दा है वो लोगों से प्रश्न करता है कि तुम कब तक इस तरह से जियोगे, मैं तो मरने के बाद मरा हूँ लेकिन तुम लोग तो जिंदा लाश की तरह जी रहे हो। तो वो कहता है कि जब तुम लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो तो फिर एक मुर्दा आकर वो बीच में तुम लोग को एक ललकारते हुए बात कह रहे, तुम लोग पर कटाक्ष करता हुआ कि एक मुर्दा तक हस्तक्षेप कर सकता है, तो तुम सब तो जीवित प्राणी हो, फिर तुम सब क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हो। तो एक तरह से इस मुर्दे के जरिए उसके ज़रिए जो कवि हैं उन्होंने मगध की जनता को ललकारने की कोशिश की है कि एक मुर्दा जब अपने हस्तक्षेप करने की बात कह सकता है तो तुम जीवित लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये तो थी जो हमारी कविता है उसका वो पढ़ा हम लोगों ने। अब चलिए जो कविता का जो कुछ प्रश्न है, जो प्रश्न अभ्यास है आपके पाठ्य पुस्तक में वो हम करते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में जो आपके प्रश्न है उससे उसका हल निकालते हैं। तो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। तो मगध के माध्यम से कवि ने एक ऐसे राज्य के बारे में बताया जहाँ राजा निरंकुश है, राजा की निरंकुशता के डर से ही लोग सब कुछ देखते हुए भी मौन धारण किए हुए हैं, उनकी पूरी जिंदगी भय के साए में ही निकल जाती है। व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है, कविता को दृष्टि में रखते अपना मत दीजिए। इस प्रश्न में लिखी गई बात सही है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में अगर हर कोई हस्तक्षेप से बच रहा है तो वह न तो केवल खुद बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी ही दे रहा है। क्योंकि एक बार यदि राजा की निरंकुशता के सामने घुटने टेकने का अर्थ है आने वाले राजाओं के निरंकुशता को प्रथा बना देना, क्योंकि निरंकुश राजा ही की आज्ञा को मानने का मतलब है जिंदा होते हुए भी मुर्दे की तरह जीना। तो ये तो हुआ हमारा पहला और दूसरा प्रश्न। चलिए हम अगले स्लाइड में कुछ और प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कि मगध निवासी किसी प्रकार के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं। तो मगध के निवासी राजा की निरंकुशता से इतने आतंकित हैं कि समाज और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों के से दिन प्रतिदिन विमुख होते जा रहे तथा शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप से डर रहे हैं। चौथा प्रश्न हमारा कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, के आधार पर मगध की स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, क्योंकि जिस मगध में पहले प्रजातंत्र था उसका स्थान अब राजतंत्र ने ले लिया है। राजा की निरंकुशता तथा क्रूरता ने लोगों को इस हद तक भयभीत कर दिया है कि लोग जिंदा लाश की तरह जीने को तैयार है, पर राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए कोई प्रयास तक नहीं करना चाहते। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुद्दे के हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है। प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। मुर्दे का हस्तक्षेप ये प्रश्न खड़ा करता है कि मनुष्य मरता क्यों है। ऐसा कवि ने कविता में लिखा है जो कविता की सार्थकता को सिद्ध करता है। मुर्दे के माध्यम से कवि ने तत्कालीन मगध के शासक वर्ग और वहां की जनता पर कटाक्ष किया। मानो वह जनता पर कटाक्ष कर कह रहा है कि मैं तो मरकर मुर्दा कहलाता हूँ या कहाता हूँ, परंतु तुम सब तो जीते जी ही मुर्दे की तरह ही जी रहे हो। कहीं ना कहीं लेखक ने मुर्दे के माध्यम से ही मगध की जनता को ललकारने की कोशिश की कि अभी समय सचेत हो जाओ, वरना कल तुम और आगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी प्रकार मुर्दे में बदल जाएंगी। अगला प्रश्न है मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, भाव स्पष्ट कीजिए।
तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि तत्कालीन शासक वर्ग ने मगध की जनता को कुछ इस प्रकार से डरा रखा है कि वो किसी भी प्रकार के विरोध को तैयार नहीं है। उन्होंने यह मान लिया है कि हमारे विरोध न करने से कम मगध का अस्तित्व तो है। जनता ने अपने मूर्खतापूर्ण आचरण को ही मगध में शांति का आधार मान लिया है। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है, स्पष्ट कीजिए। तो मगध के माध्यम से कवि ने एक ऐसे राज्य के बारे में बताया जहां राजा निरंकुश है। राजा की निरंकुशता के डर से ही लोग सब कुछ देखते हुए भी मौन धारण किए हुए होते हैं। उनकी पूरी जिंदगी भय के साए में ही निकल जाती है। मगध के निवासी राजा की निरंकुशता से इतने आतंकित हैं कि समाज और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों से दिन प्रतिदिन विमुख होते जा रहे हैं तथा शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप से डर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कवि ने एक मुर्दे द्वारा बीच चौराहे में ललकारे जाने की बात कही, जो मानो तत्कालीन प्रजातंत्र का विरोध प्रजातंत्र का प्रतिरोध करता हुआ लोगों को आभास करा रहा है कि माफ कीजिएगा, जो मानो तत्कालीन राजतंत्र का प्रतिरोध करता हुआ लोगों को आभास करा रहा है कि परिस्थिति इतनी बुरी हो गई है कि मुर्दा भी विरोध कर रहा है, अब तो कुछ करो। अगला और जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित लाक्षणिक प्रयोगों को स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है का कोई छींकता तक नहीं। इसका इसका इसको हम इस प्रकार से इस लाक्षणिक प्रयोग को स्पष्ट कर सकते हैं कि सभी लोग अत्याचार से पीड़ित है पर कोई छू तक नहीं करता। उसके बाद आगे है, और आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि आगे जो अगली जो लाइन है वो है कोई चीखता तक नहीं। तो इसका कुछ है कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शासक वर्ग से सताया जा रहा है परंतु दुख होने पर भी कुछ नहीं कह रहे। अंतिम है कोई टोकता तक नहीं। लोग तत्कालीन शासक वर्ग की शासन व्यवस्था की कमियों को देखते हुए किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो था हमारे जो प्रश्न वो हम लोगों ने किया। इसी आशा के साथ कि आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ धन्यवाद।